जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हाजिर हूं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2। पहला सवाल, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ ही फाइंड्स द जज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेल। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन दोनों के जजेस को हटाने का तरीका एक जैसा है। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दोनों के बेसिस पर इसको हटाया जा सकता है। अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाता है, मगर उसके पहले रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति हटा सकता है अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म ना करे। स्टेटमेंट नंबर 2, द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बीच की चीजें गायब है, कि प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कि अगर मान लीजिए कि किस पता चला या खबर आई कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज या ये हाई कोर्ट के जज ये अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत प्रेसिडेंट उनको हटाएगा कि निकलो यहां से। नहीं, उसके लिए प्रॉपर रिजोल्यूशन लाया जाएगा, पास कराया जाएगा, कमिटी बैठेगी, जज को अपने डिफेंस में बोलने की पूरी आजादी मिलेगी। सारे तामझाम के बाद, उसके बाद जब आखिरी मुहर लगाएगा प्रेसिडेंट, तब जज को हटाया जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनकरेक्ट है। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ये इनकरेक्ट है। यहां पर ये होना चाहिए 5 इयर्स। अगर जज की जगह एडवोकेट होता तो 10 साल आपका करेक्ट होता, और लेकिन जज ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर उसके पास 5 साल या उससे ज्यादा का, कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा गया विथ रिगार्ड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये तो करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या आता है। तीसरा सवाल है दोस्तों, वैसे उत्तर आप लोगों को मिल ही गया, कि इनमें से कौन चीफ जस्टिस के एब्सेंस में एक्ट करता है एज अ चीफ जस्टिस। पहला, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। अक्सर मैंने जब ये सवाल लोगों को करते पाया है या मैंने पूछा है, तो लोगों ने पहला स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो सेकंड नंबर का जज होता है वही सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, मतलब सीजीआई के तौर पर वर्क करता है अगर सीजीआई एब्सेंट है तो। मगर ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अगर सीजीआई एब्सेंट है एज अ सीजीआई के तौर पर। सीनियर मोस्ट जज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सेकंड नंबर का सीनियर मोस्ट हो, चाहे वो थर्ड नंबर का हो, फोर्थ नंबर का हो। रिमेनिंग 33 जजेस में किसी को भी बना सकता है, कौन? देश का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एडहॉक जज, जो एडहॉक जजेस होते हैं आर अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया जाता है एज नेसेसरी, जब जरूरत होती है, बाय द चीफ जस्टिस। किसके द्वारा? सीजीआई के द्वारा। विथ व्हाट? बाय कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ओनली, बाय कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड ओनली, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए और बी। इसका सही उत्तर है बोथ ए और बी, कि अगर एडहॉक जजेस की जरूरत पड़ती है उनको अपॉइंट करता है सीजेआई, मगर कंसल्ट करता है पहले देश के राष्ट्रपति से। और जिस भी हाई कोर्ट से, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को वो एज एड हॉक जज के तौर पर नियुक्त करता है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले वो क्या करेगा, कंसर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि फैसला सुना देगा। तो याद रखिएगा कि अगर एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त एनवी रमना है। और उसको करने से पहले वो कंसल्ट करेंगे किससे, देश के राष्ट्रपति से, और जिस हाई कोर्ट से वो नियुक्ति कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। अगला सवाल, ये एक केस स्टडी है। मान लीजिए कि कोई पर्सन गए, वो 1970 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होता है एज ए जज के तौर पर, लेकिन जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस गए वो देश के राष्ट्रपति से कंसल्ट कर कर, ठीक है, उनकी सिटिंग को काउंट करते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि कभी कभी कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर रिटायर्ड जजेस को एज अ कोरम पूरा करने के लिए अटेंडेंस उनकी लगवाई जाती है। लेकिन उसके लिए भी पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करता है देश के राष्ट्रपति से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट, मतलब ये जो तीन चीज है कि जिसकी नियुक्ति होगी, जो रिटायर्ड हो गया लेकिन जिसको सीजीआई ने प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद उसकी सिटिंग को एज अटेंडेंस काउंट किया है, क्या उसके पास जजेस की पावर होगी, क्या उसके पास सारे जजेस के प्रिविलेज होंगे, कि उसके पास विल नॉट एंजॉय द पोजीशन ऑफ जज। इसका सही उत्तर है दोस्तों कि वो जज की पोजीशन को एंजॉय नहीं करेगा। ठीक है, वो भाई जज की पोजीशन को एंजॉय नहीं करेगा। आपकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ एज अ सिटिंग जज के तौर पर, मतलब अटेंडेंस के लिए हुई है ताकि कोरम पूरा हो जाए। आप जज के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे, ना ही आपको पावर मिलेगी जज की, ना ही आपको प्रिविलेज मिलेगा जज का। He will not be the judge of that under Article 129. Consider the following and choose the correct code. आपको अंडर आर्टिकल 129 इन दोनों में से सही स्टेटमेंट को पहचानना है। पहला, द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट शैल हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों करेक्ट है। अगर आप आर्टिकल 129 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए पनिश करता है। कर सकता है, करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर लाई नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के। तो सिंपल लॉजिक है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड एन इंडिविजुअल। अब सरकार और एक किसी आम इंसान के बीच में लड़ाई हो या किसी एक इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जब सरकारें आपस में भिड़ जाती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर काउंट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 131। अगला सवाल है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से पहचानना है। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A that a case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution, an appeal can be made to the supreme court। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस में कानून के रिलेटेड कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन आता है, ठीक है, या मान लीजिए कि संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई केसेस आता है या कोई मुद्दा आता है, कोई पॉइंट आता है, तो हाई कोर्ट उस केस को सर्टिफाई कर सकती है अंडर आर्टिकल 134A कि आप इस केस की अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट का की जिम्मेदारी है कि जब भी संविधान पर बात आएगी या मान लीजिए कि कानून पर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन आएगा तो वो उस केस को देखेंगे। तो पहला करेक्ट है, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती है अंडर आर्टिकल 134A। अपील कैन बी मेड इन द नेचर ऑफ सिविल, क्रिमिनल और एंड अदर प्रोसीडिंग। तो याद रखिएगा कि दोनों करेक्ट है।
कि चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कोई भी केस हो, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो अंडर आर्टिकल 134 हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई कर देगी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। अ क्रिमिनल अपील विद द सुप्रीम कोर्ट लाइज इन वन और मोर ऑफ दीज केसेस। आपको मतलब मान लीजिए क्रिमिनल है, वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हो सकता है तीनों करेक्ट हो सकता है दो करेक्ट हो। पहला, if an appeal reverses an order of acquittal of an accused person and sentences him to death। अगर मान लीजिए किसी को मौत की सजा होती है, ठीक है, तो मान लीजिए हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। If the cases has been withdrawn before the trial, in such a case of trial convicted the accused person and sentenced him to death। अगर मान लीजिए कि ट्रायल होने से पहले ही केस को विड्रॉ कर दिया जाता है और ऐसे केस में अक्यूज पर्सन को मौत की सजा सुनाई जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। If the high court has certified that the case is fit for the appeal to the supreme court, अगर हाई कोर्ट में कोई केस आए और हाई कोर्ट ये कह दे कि भाई ये केस आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सर्टिफाई कर दे, अगर हाई कोर्ट खुद कह दे, तो इन तीनों केसेस में ऐसा हो सकता है, अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब दे रखा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर विद द सुप्रीम कोर्ट टू बी यूज्ड इन इट्स डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, खुद से। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट खुद से, मतलब सुप्रीम कोर्ट की खुद की पावर होती है? पहला, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी जजमेंट अगर होता है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके फेवर में फैसला नहीं आया है तो अपील कर सकते हो आप। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। ग्रांट नो अपील टू एनी जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो डेमोक्रेसी में पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी जज ने या किसी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो आप इसको कहीं अपील नहीं कर सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। If the president so want, he may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact। आपको पता है अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकता है, उसके ओपिनियन को ले सकता है। अब उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि द कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट विथ विच ही मे नॉट अबाइड। कि कोर्ट ऑब्लाइज्ड होता है अपने ओपिनियन को प्रेसिडेंट को देने के लिए, अगर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 ओपिनियन मांगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी ओपिनियन देगा, जरूरी नहीं होता है कि प्रेसिडेंट उसको माने, अबाइड करे या बाइंडिंग हो। अब आपको बताना है इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अश्योर किया था कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किसी भी तरह की इंजरी होती है या लॉस होता है तो नागरिकों को कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब किसी सरकारी काम के दौरान या किसी सरकारी इंसान से या सरकारी तंत्र से अगर किसी को किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस केस में नागरिक को कंपनसेशन मिलेगा। अगला सवाल है, इस इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, मतलब पावर शेयरिंग है इंडिया में? इसका सही उत्तर है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। अब आपको बताना है इनमें से किस अमेंडमेंट में, किस अमेंडमेंट के तहत, संविधान के किस अमेंडमेंट के तहत नेशनल जुडिशियल कमीशन बना 2014 में। ठीक है, और उसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नल एंड वॉइड घोषित कर नेशनल जुडिशियल कमीशन खत्म कर दिया अक्टूबर 2015 में। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 98th, 99th, 97th, 100। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनल जुडिशियल कमीशन बना 2014 में, जिसको 2015 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया।
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नहीं बनी थी जो जिस बिल्डिंग में आज सुप्रीम कोर्ट है। तब कहां पर इनॉग्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट को? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, पार्लियामेंट हाउस में है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नाउ when the opinion of the Supreme Court on the question of law and the courts open before it is sought, the Supreme Court may tender the opinion, may refuse to tender the opinion। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून के ऊपर कोई सवाल हो या उनका ओपिनियन मांगा जाए अंडर आर्टिकल 143, तो सुप्रीम कोर्ट उस ओपिनियन को देगी या उसको रिफ्यूज कर देगी। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन ना दे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नाउ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किस तरह के मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट जज सर्व्स टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये करेक्ट है। हाई कोर्ट 62, सुप्रीम कोर्ट 65। आफ्टर रिटायरमेंट ही कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करेगा? ये तो इलॉजिकल बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो स्टेटमेंट 2 है वो तो इनकरेक्ट है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट, फैमिली कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू, सिंपल है, मैरिज अफेयर्स। आप लोगों ने पटियाला कोर्ट का नाम सुना होगा, वो एक तरह की फैमिली कोर्ट है दिल्ली में। नाउ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो इनमें से किस केस से रिलेटेड गया? इसका सही उत्तर है 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसाइड। इनमें से किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास यह अधिकार है डिसीजन लेने का? पहला, देखिए ऑप्शन 2, 3 एंड 4 है। A case involving interpretation of the constitution, a case involving a substantial question of law of general importance, a case where the constitutionality of any law has been challenged, a case involving a reference made by the president on a question of law and fact। ये may be और may not be है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों आज के सफर के 21 सवाल उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपना प्यार दीजिए गुरु घंटाल को। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।